Good morning, students. As you know, in last class we have completed a topic which name was cooperative society. Cooperative society means a business organization or a organization which main objective is to development and welfare of members. Mostly cooperative society establishes or started with the aim of eliminating of middlemen so that we can easily or so that we can raise our profit part. So profit is divided among the members by which we can easily develop the members. So last classes में हो गया, then we discussed about features, merits and demerits and then types of cooperative societies. Like अपनी अपनी cooperative society अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होती है. एक हाउसिंग cooperative society, farmers cooperative society, credit cooperative society. So in today's class we are starting a new topic which name is joint stock company. So students, हमारी इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी. अभी तक जो बिजनेस फॉर्म्स हमने पढ़ी है वो बहुत स्मॉल साइज़ की कह सकते हैं हम, या फिर एक स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के लिए सूटेबल होती है. बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज level industries, then we should start with the joint stock company. So with the book, a company is an association of persons formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its members. क्या कहा गया कि कंपनी जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ चलाने के लिए बनाई जाती है एंड सेपरेट लीगल स्टेटस की बात की गई है. लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस मीन्स लाइक एक फैमिली में जितने मेंबर 18 ईयर्स से ऊपर के हैं सबको वोट देने का राइट मिलता है. यस और नो? दैट मीन्स हर मेंबर का अपना अपना एक एग्जिस्टेंस है. क्या अगर एक मेंबर की डेथ हो जाती है तो बाकी मेंबर्स की भी डेथ होती है? नो. क्या एक मेंबर मेंटली फिट नहीं है तो बाकी भी हो जाएंगे? नो. दैट मीन्स कि हर एक का अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा जो अपने आप से इफेक्ट होगा और किसी से इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है. हाँ, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो सकते अगर कुछ डेथ वगैरह हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन बिजनेस सेंस में बात करें तो आपका एग्जिस्टेंस बना रहता है. तो इन्होंने कहा कि और ऑर्गेनाइजेशन लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है, बाकी इसके अलावा और किसी का अपना एक लीगल स्टेटस नहीं होता है. यहाँ बात की जा रही है कंपनी का अपना एक लीगल स्टेटस है. दैट मीन्स अ कंपनी कैन वर्क एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन. आगे कहा जा रहा है अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. ध्यान से समझना क्या कहा गया. आर्टिफिशियल पर्सन, दैट मीन्स अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो दिखाई नहीं देता, जिसे हम टच नहीं कर सकते, लेकिन एक नेचुरल पर्सन की तरह वर्क कर सकता है. जैसे कि एक नेचुरल पर्सन अपने नेम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वैसे कंपनी अपने नेम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. जैसे एक नेचुरल पर्सन प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, ये भी कर सकते हैं. अगर आपने कोई फ्रॉड किया तो कोई आप पर केस कर सकता है फ्रॉड का, तो वैसे ही कंपनी पर भी कोई केस कर सकता है. और अगर किसी ने और ने आपसे कर लिया तो आप भी उस पर कर सकते हैं, उसी तरीके से कंपनी भी उस पर केस कर सकती है. दैट मीन्स आपको एक नेचुरल पर्सन की तरह राइट दिया जाएगा, बट आपको ना तो नेशनलिटी, देखो नेशनलिटी और वोटिंग राइट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बिजनेस की बात कर रहे हैं कि आप एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करेंगे. ठीक है, जो कि मेंबर से बिल्कुल अलग होगी. तो सील सिग्नेचर से ही पता लगेगा कि कंपनी ने अथॉरिटी दी है या नहीं. लाइक एक नेचुरल पर्सन अपने सिग्नेचर से अथॉरिटी देता है कि हाँ ये काम के लिए उसने अप्रूवल दे दी है. ठीक है, लेकिन कंपनी जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन दिखाई नहीं देती वो कैसे करेगी? बाय वे ऑफ कॉमन सील. जैसे कि स्कूल का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जब तक स्कूल की सील और वहाँ पर सिग्नेचर नहीं होंगे ऑथोराइज पर्सन के, क्या उस मार्कशीट की या उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी होगी? नो, कोई वैलिडिटी नहीं है. वैसे ही दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, स्कूल इज़ नॉट अ कंपनी. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कॉमन सील क्या है. सील मीन्स स्टैम्प वगैरह जो बनाई जाती है.
आगे लिखा हुआ है द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। क्या कहा गया? पहले हुआ था कंपनीज एक्ट 1956, बट उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, कमियां थी, उनको अबॉलिश किया गया और अब एक नया एक्ट पास किया गया कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट 2013। आगे क्या लगा? एक डेफिनेशन दी गई है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। देखो ध्यान से समझना बेटा, ये जो बाहर होता है इसे हम कहते हैं सेक्शन और जो अंदर ब्रैकेट में होता है इसे कहते हैं सबसेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी, एक अच्छी, अब देखो कंपनी का मतलब है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाई गई है या पहले कोई कंपनीज एक्ट चलता था उसके हिसाब से जो बनी है उसी को हम कहेंगे कंपनी। द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। नाउ देन आर्टिफिशियल पर्सन के ओनर कौन होंगे? वैसे तो कोई ओनर होता नहीं है, ठीक है, लेकिन कैपिटल, देखो कैपिटल के शेयर्स कर लिए हमने, मतलब कैपिटल के हिस्से कर लिए छोटे छोटे, तो इसी को हम कहते हैं शेयर्स। तो जो पर्सन इन शेयर्स में कैपिटल लगाएगा, मतलब कैपिटल लगाएगा और शेयर लेता चला जाएगा, उसी को हम कहते हैं शेयर होल्डर। तो उन्हीं को ओनर माना जाता है कंपनी का। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो होंगे ये चीफ मैनेजिंग बॉडी, दैट मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ अ कंपनी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आगे? यूजुअली द ओनर्स एक्सरसाइज एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो कैपिटल जब उसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इसी को हम क्या कहेंगे? शेयर्स कहेंगे, ठीक है। और ओनर्स इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, दैट मीन्स वो पूरे साल नहीं आएंगे, उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है, उसी में वो डिसीजन दे जाते हैं और फिर उनके बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करने स्टार्ट करते हैं। विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन एक्सेप्ट इन अ प्राइवेट कंपनी। सिंपल सी बात है कि प्राइवेट कंपनी के अलावा अगर आप अपना शेयर किसी को बेचकर जाना चाहते हैं तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ कंपनी। I'm starting features. The first is an artificial person. A company is a creation of law and exists independent of its members. जैसे कि मैंने क्या कहा कि कंपनी का जो बर्थ है वो बाय वे ऑफ लॉ हो रहा है, तो क्योंकि लॉ में इसे इंडिपेंडेंट बताया गया तो ये नेचुरल पर्सन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर वर्क करेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है? लाइक नेचुरल पर्सन और कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी। एक नेचुरल पर्सन की तरह एक प्रॉपर्टी ओन करके रख सकती है, होल्ड कर सकती है। इनकर डेब्ट्स, ठीक है, पैसे उधार ले सकती है, मतलब डेब्ट्स दे सकती है और पैसे उधार ले सकती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंट्री ले सकती है। सू एंड बी सूड बाय अनलाइक दैम, केस कर सकती है और उस पर आउटसाइडर केस कर सकते हैं। बट अनलाइक दैम, लेकिन नेचुरल पर्सन की तरह इट कैन नॉट ब्रीथ, सांस नहीं ले सकता, ईट, रन, टॉक, सो ऑन, इस तरह के एक नेचुरल पर्सन की तरह काम नहीं कर सकती है। देयर फॉर कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन, और इसीलिए इसे एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। द सेकेंड इज सेपरेट लीगल एंटिटी। एज वी नो कि आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट मीन्स एक अलग एग्जिस्टेंस है, मेंबर अलग होंगे और कंपनी का एक एग्जिस्टेंस अलग होगा। इज इट क्लियर? सो क्या कहा जा रहा है? फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स, कंपनी को एक आइडेंटिटी मिलेगी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो कि मेंबर से बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। इट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑनर्स, और
कंपनी के नाम जो असेट्स है वो कंपनी की होगी, मेंबर्स के नाम जो असेट्स है वो मेंबर के नाम होगी, मतलब दोनों का अलग अलग होगा। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन, कि अगर कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होगा। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। रीज़न, टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, मेंबर से कैपिटल, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इसको कहा गया कॉम्प्लिकेटेड टास्क। It involves the preparation of several documents and compliances with several legal requirements before it can start functioning. Incorporation of company is compulsory under the Companies Act 2013 or any other previous company law as stated earlier. That means कि कंपनी स्टार्ट करने से पहले, कंपनी स्टार्ट करने के जो नियम बने हुए कंपनी लॉ में वो आपको फुलफिल करने होंगे। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। ध्यान से समझना मेरा कि लाइक अ नेचुरल पर्सनस लाइफ इज लिमिटेड, कि एक नेचुरल पर्सन की जो लाइफ है वो लिमिटेड है, एक एज में जाके डेथ होनी ही होनी है। बट एज वी नो कंपनीज क्रिएटेड बाय लॉ, एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कोई लॉ के लाइफ की लिमिट नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग रन तक बिजनेस कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेम आपने सुना होगा, ठीक है, जो हिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है 10 तक। सो ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी सर्वाइव कर रही है, आज भी चल रही है, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज कंट्रोल। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच अपॉइंट्स द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल फॉर रनिंग द business. The director hold a position of immense significance as they directly accountable to the shareholder for working of the company. शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं अपने जूनियर मैनेजमेंट कमेटी, मैनेजमेंट मेंबर्स को, जो कि बिजनेस को रेगुलेट करने का, मैनेज करने का काम करेंगे, ठीक है। द शेयर होल्डर हाउएवर डू नॉट हैव द राइट टू इन्वॉल्व इन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको कहा, डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। पब्लिक, जनरल पब्लिक पैसा इन्वेस्ट कर रही है, हमारे पास भी टाइम नहीं है, तो हम साल की मीटिंग्स होती है, उसी में हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर दिए जाते हैं, उसी के बिहाफ पर हम सारा काम करने का करते हैं, और शेयर होल्डर वही गाइडलाइन इशू कर जाते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं वो वहाँ दे जाते हैं। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। ध्यान से समझना, लाइक ए एंड बी, दो पर्सन, अगर ए ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और ए किसी से फंड बोरो कर रहा है, ठीक है, बी ने केवल उसको मतलब उसके बिजनेस में, मतलब उसने पैसा नहीं लगाया, उसमें केवल इन्वेस्टमेंट किया, तो बिजनेस के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी होगी? ए की। बी की कोई लायबिलिटी नहीं। वही बात कही जा रही है, क्योंकि कंपनी खुद के नेम से बिजनेस करती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी या एग्जिस्टेंस होता है, दैट्स वाई लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो कि अलग एग्जिस्टेंस के हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होगी? उनकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड। इज इट क्लियर एवरीवन? द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी। कंपनी में जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उन लोगों ने, वहीं तक उनकी लायबिलिटी होगी। द क्रेडिटर्स कैन यूज ओनली द असेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर क्लेम्स। अगर आउटसाइडर्स को क्लेम को सेटल करना है तो वो केवल और केवल कंपनी के असेट्स ले सकते हैं, मेंबर्स के असेट्स नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज कॉमन सील एंड रिस्क बियरिंग। कॉमन सील मैंने आपको बता ही दिया कि आर्टिफिशियल पर्सन है, किसी काम की अथॉरिटी पता कैसे चलेगी? बाय वे ऑफ कॉमन सील, कि जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स समझ लो आप, या अदर डॉक्यूमेंट्स, जब तक कंपनी की सील और सिग्नेचर नहीं होंगी, दैट मीन्स उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी नहीं होगी। जहाँ सील हो गई मतलब कंपनी ने अप्रूवल दे दी है काम करने की। नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग। अब सिंपल सी बात आप कहेंगे सर कॉमन सील तो कोई भी यूज़ कर सकता, नहीं। ऑथोराइज पर्सन लाइक प्रिंसिपल के जैसे स्कूल में सिग्नेचर होते हैं, सील होती है, वैसे ही एक एनबीएफ स्कूल की अलग होती है, वैसे ही डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन वाले ने सील लगाई। एंड द लास्ट इज रिस्क बियरिंग। क्योंकि कंपनी एक इंडिपेंडेंट है तो सारे के सारे रिस्क कंपनी को अकेले को बियर करनी होगी। इज इट क्लियर? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? स्टिल कोई डाउट रहता है आपका फीचर से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, तो आप लोग
पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना इस पर, ठीक है। थैंक यू।